सुल्तान तुझे आज एक मौका और दे रहे हैं। सुल्तान के आगे अपना सिर झुका और बदले में अपनी रिहाई ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदुत्व फैक्ट्स में। तो जैसा कि आप सभी टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम पृथ्वीराज जी जो हैं, पृथ्वीराज चौहान जी के हिस्ट्री पे बेस्ड, उनकी लाइफ पे बेस्ड मूवी देख कर आए हैं PVR साकेत में। तो आज हम उसी मूवी से रिलेटेड, एक्चुअली मैं उसे मूवी नहीं कहूँगी, मैं हिस्ट्री ही कहूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपनी स्कूल्स में, बुक्स में ज़रूर पृथ्वीराज जी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम और बहुत रेयर हिस्ट्री पढ़ी होगी। लेकिन आज जो मूवी हमने देखी है, इसमें एक्चुअल हिस्ट्री बताई गई थी कि पृथ्वीराज जी के साथ क्या स्ट्रगल्स रहे, कैसे इंडिया में, भारत में पहली बार अदर कंट्री से, अफ़गानिस्तान से इन्वेड हुआ था, इन्वेडर थे महमूद गौरी। तो आज उनके बारे में जानेंगे। बेसिकली आज हम रिव्यू देंगे कि हमें कैसी लगी है मूवी। तो एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो अजमेर के राजा थे, सम्राट थे। तो मतलब अजमेर उनके अंडर ही आता था, तो वो वहाँ की लोगों की रक्षा किया करते थे काइंड ऑफ। तो एक्चुअली होता क्या है, ड्यू टू द इंटरनल, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी इन्वेड हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आपस के लोगों के मतभेद के कारण ही इन्वेडर्स को मौका मिला इंडिया में आक्रमण करने का और अपना कब्ज़ा करने का। तो पृथ्वीराज जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये मूवी देखें तो आप प्रॉपर जान पाएंगे कि क्या रीज़न रहा और क्या मतभेद रहे जिस वजह से मोहम्मद गौरी को मौका मिला इंडिया में इन्वेड करने का, स्पेसिफ़िकली दिल्ली में इन्वेड करने का। पहले पृथ्वीराज जी अजमेर के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनके नाना जी जो थे वो उनके कोई भी बेटे नहीं थे, उनकी बेटियां ही थी। तो उनकी बेटियों में 2 बेटियां थी और उनके 2 पुत्र थे। तो दोनों पुत्रों में से जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली की डायनेस्टी, यानी दिल्ली का जो भी राजपाट है वो मुझे अपने क्या बोलते हैं, नाना के जो ग्रैंड सन्स होते हैं उनको वो देना चाहते थे। तो इन टर्म्स ऑफ पावरनेस और इन टर्म्स ऑफ कि वो कौन राजगद्दी को अच्छे से संभाल सकता है, उन्होंने पृथ्वीराज जी को चुना दिल्ली के लिए। तो कुछ ना कुछ अगर मैं कहूँ तो लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है कि दिल्ली का राजपाट संभालने के लिए पृथ्वीराज जी को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो उनके जो अदर कज़न होते हैं उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ही क्यों लिया गया और उनको, मतलब पृथ्वीराज जी को राजगद्दी संभालने को दी गई है और उन्हें नहीं दी गई। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी मूवी में मुझे जो ड्रॉबैक्स लगे, जो काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ कि मुझे कमियाँ लगी मूवी में। तो हम दोनों को जो कमियाँ लगी वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक एक्चुअली हम दोनों को फ़ील हुआ जैसे ही हमने वो मूवी देखना शुरू किया, कि क्योंकि ऑब्वियसली भारत बेस्ड मूवी है, भारत की हिस्ट्री पे मूवी है, भारत के लोगों पे मूवी है, तो भारतीय वर्ड्स यूज़ ना करते हुए उर्दू वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। जैसे बहुत सी जगह अरमान, गुफ्तगू, फरियाद और हुक्म, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो उर्दू डिक्शनरी में आते हैं। माफ़ी, तो हमारे अकॉर्डिंग उसकी जगह ऐसे वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते थे, माफ़ी की जगह क्षमा, और बहुत सारे वर्ड्स थे। तो एक कर्तव्य, यस, कर्तव्य की जगह फ़र्ज़ यूज़ किया गया। तो यही है कि मतलब अकॉर्डिंग टू अस, अगर वहाँ पर उर्दू वर्ड्स की जगह प्रॉपर हिंदी में मूवी बनाई जाती तो और ज़्यादा अच्छा लगता और ज़्यादा मूवी देखने में प्राउड फील होता। और जैसा कि बहुत से लोगों को ये भी पता है कि इंडिया को हिंदुस्तान वर्ड बहुत बाद में मिला है। शुरू से इंडिया को भारतवर्ष और भारत कहा जाता है, ना कि हिंदुस्तान। लेकिन जो हिंदुस्तान वर्ड इंडिया को मिला वो पृथ्वीराज जी के राज से बहुत बाद में मिला है। लेकिन फिर भी मूवी में हिंदुस्तान वर्ड मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया है, तो वो चीज़ भी काफ़ी बार हमें वियर्ड लगी कि मतलब अगर कोई अफ़गानी जो है मूवी में जो वो हैं गौरी जी, वो उनका समझ में आता है अगर वो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जो अपने इंडियन लोग दिखाए गए हैं वो भी हिंदुस्तान वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो वो चीज़ हमें थोड़ी काइंड ऑफ वियर्ड लगी कि हिंदुस्तान की जगह अगर भारत या भारतवर्ष वर्ड यूज़ किया जाता तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये तो थे कुछ ड्रॉबैक्स मूवी के।
लेकिन अब मैं बात करूँगी कि हमें मूवी में क्या क्या पसंद आया, क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी। तो जो सबसे अच्छी चीज़ हम दोनों को लगी वो ये थी कि इंडिया में, मतलब आज भी अगर मैं बात करूँ तो आज भी हर बच्चे को, हर एक सभ्य फैमिली में बच्चे को सिखाया जाता है कि भारत आपके माँ समान है, धरती माँ आपकी माँ समान है। मतलब जैसे आप देख रहे हो कि मेरे बोलने में भी धरती माँ ही निकल रहा है। तो हमें शुरू से ये शिक्षा दी गई है कि धरती और भारत हमारी माँ समान है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगी, नॉट अबाउट दिस मूवी, अबाउट आवर हिस्ट्री, कि हमारे लोगों को, हमारे यहाँ पे बच्चों को शुरू से ही सिखाया गया है कि धरती और भारत आपकी माँ की तरह है। और लोगों को ये सिखाया गया बचपन से कि आपको अपने धर्म से जुड़े रहना है। मतलब उनके लिए कर्तव्य सबसे पहले आते हैं, आपको कर्तव्यों का पालन करना है, अपनी धरती को माँ समान पूजना है। उसके लिए अगर जान की भी कहते हैं ना बाजी देनी पड़ जाए तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये चीज़ें आज भी अगर मैं कहूँ तो यही रीज़न है, इन शिक्षाओं की वजह से ही आज भी हमारा भारत अखंड है। तो जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो यही थी कि हमें उसमें सिखाया गया है शुरू से ही कि धरती आपकी माँ समान है। और कहीं ना कहीं अगर पृथ्वीराज जी की स्टोरी से मैं बताऊँ आपको, तो सबसे बड़ा जो रीज़न रहा था ना वॉर होने का पृथ्वीराज जी के बीच में और गौरी के बीच में, वो ये भी था कि उन्होंने अपने दुश्मन काइंड ऑफ, जो जिनकी उनसे ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी, उनके ही रिलेटिव को उन्होंने अपने देश में शरण दी थी। तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि हमारी गुड बुक्स में चीज़ें आती हैं कि हमें भारतीयों को, हिंदुओं को खासकर ये शिक्षा दी जाती है शुरू से ही अपने कर्तव्य और अपने धर्म को लेकर, कि भले ही आपके द्वार पे आपका दुश्मन ही क्यों ना आ जाए आपसे मदद मांगने, हेल्प मांगने, आप अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो अगर आपसे कोई शरण लेने भी आता है तो आप उसे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी मुझे मूवी में बहुत अच्छी लगी, जो मतलब रियलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वीराज जी ने गौरी के भाई तक को शरण दी थी, जबकि उनकी उसके भाई से लड़ाई चल रही। और एक चीज़ जो हमें और अच्छी लगी थी मूवी में नहीं, जो हमारी हिस्ट्री का पार्ट रही है कि कोई भी युद्ध क्यों ना हो, वो प्रायर नोटिस दिया जाता था, कभी भी पीठ पीछे वार नहीं हुआ है। मतलब एक कहते हैं ना डंके की चोट पे चुनौती देना कि हाँ भाई रणभूमि में आओ, युद्ध करते हैं, कौन देखता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो सेम हमें अगेन शुरू से शिक्षा दी गई है कि जैसे सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, जैसे हम फ्री होने के लिए, लाइक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए किचन का यूज़ करते हैं, सेम युद्ध लड़ने के लिए शुरू से ही युद्ध भूमि का यूज़ किया गया है, कभी भी पीठ पीछे वार नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हमें हिंदुओं को शुरू से सिखाई गई है। हालांकि अभी सिनारियोज़ थोड़े चेंज हैं, लेकिन अगर आप हमारी कोई भी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको मिलेगा कि जो भी युद्ध है वो युद्ध भूमि पर यानी रणभूमि में ही लड़ा गया है, पीठ पीछे कभी किसी ने वार नहीं किया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मूवी में। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो हमें मूवी में अच्छी लगी। बाकी अब बात करते हैं जो हमें इन्वेडर्स के अकॉर्डिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट द गौरी ओनली। इंडिया में आज तक जितने भी लोगों ने आक्रमण किया है, इन्वेड किया है, या आप कह सकते हैं कि अपना राज चलाने की कोशिश की है, ये उन सभी के बारे में है कि एग्जैक्टली लूटने की कोशिश की है, कि उन सब में सबसे कॉमन चीज़ ये रही है कि सभी धोखेबाज निकले। मतलब आए किसी और पर्पस से, फॉर एग्ज़ाम्पल पृथ्वीराज में ही आए थे वो हेल्प मांगने, लेकिन पर्पस कुछ और ही निकला। पर्पस उनका था कि कैसे उन्हें राज करना है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग लाइक डायरेक्टली, उन लोगों ने इनडायरेक्टली आए कि हमें हेल्प चाहिए आपकी, शरणार्थी बन के आए, लेकिन एंड में अगेन उन्हें धोखा ही मिला। तो इन्वेडर्स की ये सबसे खासियत रही है कि वो शुरू से ही धोखेबाज रहे हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है इन्वेडर्स को लेके, वो आक्रमणकारियों को लेके, वो ये कि उन्होंने कभी भी मुंह पे वार नहीं किया, उन्होंने पीठ पीछे वार किया है। और जिसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि अगर वो सामने से वार करते तो उन्हें भी पता था कि उन्हें हारना ही था, क्योंकि इंडिया में जितनी वैल्यू शुरू से, लाइक गुरुकुल टाइम से अगर मैं बोलूँ तो शुरू से पढ़ाई के साथ साथ हमें अर्थ और शास्त्र दोनों की विद्याएं दी गई थी। तो उन्हें भी पता था कि हाँ भाई, अगर भारतीयों पर सामने से वार किया तो हमें हारना ही है, तो इसमें हमारी बेइज्जती होनी है, तो इट इज़ बेटर कि पीछे से वार करें। और यही चीज़ें जो हमारी शास्त्रों में हमें नहीं सिखाई गई कि आपको पीछे से वार नहीं करना है, आपको डंके की चोटी पे वार करना है। तो यही इन्वेडर्स के साथ था कि उन्होंने जब भी वार किया है, यू कैन चेक द हिस्ट्री ऑल्सो, जब भी उन्होंने वार किया उन्होंने या तो फूट डलवा के वार करवाया है या फिर पीठ पीछे वार किया है।
और एक चीज़ जो हमने नोटिस की, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस वाज द फर्स्ट मूवी जो हमने देखी हो इंडियन हिस्ट्री को लेके, इन्वेडर्स को लेके। देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज़ वी हैव वॉच्ड। तो उनसे मैंने तो यही सीखा है कि जितने भी इन्वेडर्स रहे हैं उन्हें ना शुरू से इंडिया से जेलस रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप जलो मत, बराबरी करो। तो उन्हें कभी भी उन्होंने इंडिया से बराबरी करने की नहीं सोची, कभी ये नहीं सोचा कि हम कैसे इंडिया की तरह बन सकते हैं, बस उन्होंने ये सोचा कि कैसे हम इंडिया पे कब्ज़ा कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ थी। और दूसरी चीज़, उन्हें एक्चुअली में उनका एक होता ना, सबका एक ग्रुप होता है जो भी युद्ध करते हैं। तो इंडिया में जो भी ग्रुप्स बनते थे, जो सेनाएं होती थी, उनमें सबसे पहले अगेन वही सिखाया जाता था कि धरती के लिए जिसके लिए आप लड़ रहे हो, सोल्जर्स हो, यू आर काइंड ऑफ क्षेत्रीय, आप क्षेत्रीय वर्ण में आते हो, तो आपका फर्स्ट ड्यूटी आपकी धरती माँ के लिए है। लेकिन जो अदर इन्वेडर्स थे उनके डिक्शनरी में ऐसे कोई वर्ड्स ही नहीं थे कि आपकी धरती, आप जहाँ वास कर रहे हैं, जहाँ का खा पी रहे हैं, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो उस चीज़ की कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं सिखाई गई। नो मैनर्स अबाउट वॉर, कि आपको अगर किसी से युद्ध करना है तो आपको उसे डंके की चोट पे चुनौती देनी है और रणभूमि में युद्ध करना है। उन्होंने हमेशा पीछे से वार किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पृथ्वीराज मूवी में भी देख सकते हो। मूवी नहीं तो आप बुक्स में ज़रूर देख सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप वहाँ से भी देख सकते हो कि हमेशा पीठ पीछे ही वार किया गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मतलब इवन आज तक दिल्ली पे लोग बहुत आए हैं और गए हैं जो कब्ज़ा करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इवन भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो आई डोंट नो वाई जो अदर कंट्रीज़ हैं वो शुरू से लालची रही हैं इंडिया में पैसों को लेके, इंडिया में जो जितनी भी मतलब प्रेशियस चीज़ें उनको लेके लालची रही हैं। तो उनका मेन मोटिव अगेन उस प्रेशियसनेस को लूटने के लिए ही था। लेकिन मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो मैंने देखा है अफ़गानिस्तानी, टर्किश, मुग़ल, जो ये डायनेस्टीज़ थी, इनका मेरे अकॉर्डिंग दूसरा मोटिव मनी रहता था, लेकिन पहला मोटिव आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल रही हैं। मतलब उन्हें पता नहीं क्यों शुरू से फ़ीमेल से लस्ट रहता था बहुत। तो उनका मेन मोटिव रहता था बस कैसे करके भी हमें इंडिया की जो रानियां हैं, जो औरतें हैं, उन्हें अपने कब्ज़े में लेना है, उनको हम कैसे सेक्सुअली यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन्हें असॉल्ट कर सकते हैं। और इंडिया में ऑब्वियसली गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट है। तो कोई भी अपने देश का बंदा ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि मेरे ही देश की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो अगेन इसी चीज़ को लेके लड़ाइयाँ हुआ करती थी, अगर इन्वेडर से होती भी थी। तो आई डोंट नो वाई उनका शुरू से रहा है कि औरतों के प्रति उनका बहुत लस्ट रहा है, खासकर इंडियन औरतों के प्रति, जिसका रिज़ल्ट में लड़कियों को अल्टीमेटली सती होना पड़ता था, क्योंकि वो प्रेफर करती थी कि यार कि मैं इस गंद के हाथ मरने से अच्छा है खुद को अग्नि में समर्पित कर दूं। तो यही थे जो कुछ चीज़ें हमने पृथ्वीराज में देखी और रियलाइज़ की कि हमें कभी भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्मा कम्स फर्स्ट और धरती माँ कम्स फर्स्ट। कभी भी अगर इन्वेडर्स नहीं, कोई भी जनरल हो हमारे सामने, आई एम नॉट टॉकिंग कि कोई दुश्मन हो, कोई भी पर्सन हो, पीठ पीछे उसके बारे में बुराई भी करना, लाइक वार तो खैर दूर की बात है, अगर आप बुराई भी कर रहे हो तो पीठ पीछे करने से अच्छा आप उसके मुंह पे करो, क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट आवर धर्मा। तो हमारा धर्मा ये नहीं सिखाता है कभी भी कि आप पीठ पीछे वार करें, सामने से आएँ, सामने से वार करें, सो दैट दोनों तरफ से अच्छे से युद्ध हो सके। और अगर मैं बात करूँ एक्टिंग को लेके, तो मैं मूवी में जो कास्टिंग है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कास्टिंग को और बेटर किया जा सकता था कुछ और लोगों को रिप्लेस करके। तो अगर एक्टिंग की बात करें तो हम दोनों से रेटिंग में 10 में से 8 मार्क्स देना चाहेंगे। बाकी क्योंकि हिस्ट्री बेस्ड है तो मूवी बहुत अच्छी थी। वी वुड रेकमेंड, अगर आप देख सकते हो, मतलब ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि मतलब हाँ देखना ही है, पृथ्वीराज मूवी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, बट हाँ अगर आप देख सकते हैं तो आप ज़रूर जाके देखें, मूवी अच्छी है काफ़ी। और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो भी हमने अपनी वीडियो में यूज़ किए होंगे, लाइक सती प्रथा, धर्मा, तो उस चीज़ों के रिलेटेड भी हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे क्या क्या होता है। फ़िलहाल हमने आपको एक छोटा सा रिव्यू दिया था क्योंकि हमारा बहुत टाइम से मन था ये मूवी देखने का। हालांकि हमने कश्मीर फाइल्स मूवी भी देखी थी, विच इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन, फॉर एवरी हिंदू, बट हमारा रिएक्शन देने लायक हम बचे नहीं थे मूवी देखने के बाद, क्योंकि जब हम थिएटर से निकले
तो आप ये कह सकते हैं हमें बिल्कुल हम सदमे में थे, तो कुछ भी रिएक्शन देने लायक नहीं था। तो वो आप लोगों को भी पता है, पूरी इंडिया को पता है कि क्या इफ़ेक्ट रहा है कश्मीर फाइल्स देखने के बाद। तो वी वुड रिकमेंड कि आप कश्मीर फाइल्स तो डेफिनेटली देखें, और बाकी बने रहिए हमारे साथ। ऐसी वीडियोस अपकमिंग आती रहेंगी जिसमें हम आपको इंडिया की हिस्ट्री, धर्मा, जो भी रिलेटेड है, हिंदुत्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी बनाते रहेंगे। और पिछली वीडियोस में, पिछले कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में आपकी तरफ से हम सभी को बहुत प्यार मिला है, तो उस सभी प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा सो दैट हम मोटिवेटेड रहें आगे हिंदुत्व को, हिंदूइज़्म से रिलेटेड फैक्ट्स को प्रचारित करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।